ओ हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल्स कैसे हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं, उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, SSS, AAA, SAS, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्ग्रुएंसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रायंगल्स में होते हैं। कॉन्ग्रुएंट कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल मतलब ये होता है, जो आपको ध्यान रखने हैं, कि दोनों ही शेप्स इक्वल है हर रेस्पेक्ट में। उसके एंगल्स भी इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपको दो शेप्स देता हूं, एक रेक्टेंगल और दूसरा रेक्टेंगल। दोनों रेक्टेंगल के एंगल्स तो सेम होते ही हमको पता है, और साथ में अगर साइड्स दोनों के सेम हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली, अगर दो ट्राइंगल्स हैं जिनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑब्वियसली, और तीनों के जो साइड्स हैं वो भी इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। जिस भी रूल से आप ये कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट करेंगे उसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, तो आप देखेंगे कि पहले कौन सी चीजें हैं जो आप इक्वल बता सकते हैं। मिनिमम 3 चीजें आपको चाहिए होती हैं करेक्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। या तो आपको तीनों साइड्स इक्वल मिल जाए, या फिर तीनों एंगल्स इक्वल मिल जाए, या कोई एक एंगल और दो साइड मिल जाए, या आपको दो एंगल एक साइड मिल जाए, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब 10th में जो ट्राइंगल्स का चैप्टर है उसमें हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट एक टर्म है जिसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस क्या है? भाई, कॉन्ग्रुएंस का तो मतलब हो गया इक्वल, करेक्ट, बराबर। सिमिलर का क्या मतलब है? ऐसे जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना कि यार ये सिमिलर दिखने वाली चीज है, उसका मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब एग्जैक्ट होता है क्या? अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक बॉटल है और एक ये मेरे पास बॉटल है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा बनाया था ऐसे ही, तो ये मेरे पास एक बॉटल है। अब क्या ये दोनों बॉटल्स को मैं सिमिलर बोलूंगा कि यार ये दोनों बॉटल सिमिलर हैं, बट इसका मतलब ये है कि ये दोनों बॉटल्स इक्वल हैं, एक जैसा है बिल्कुल हूबहू? नहीं, दोनों बॉटल्स एक जैसे नहीं है, दोनों बॉटल सिमिलर है। सेम ऐसा ही मतलब कुछ होता है आपका ट्राइंगल्स और दूसरे शेप्स में। उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सिमिलर हम कब किसी ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं। अब मैथमेटिकल टर्म में हमको पता है, मैथमेटिक्स थोड़ा डे टू डे लाइफ की जो लैंग्वेज है उससे डिफरेंट होता है। जब हम मैथमेटिकली कोई चीज एनालाइज करते हैं, बताते हैं, तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए। वही हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी जो वर्ड है उसमें लॉजिक क्या है। तो कंडीशंस फॉर सिमिलैरिटी, तो सिमिलर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके क्या कंडीशंस होते हैं? सबसे पहला कि दोनों ही शेप्स सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप के जैसे स्क्वायर का स्क्वायर के साथ, ट्राइंगल का ट्राइंगल के साथ, रेक्टेंगल का रेक्टेंगल के साथ, रोम्बस का रोम्बस के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सेम टाइप ऑफ शेप्स, या इसको आप यूं भी बोल सकते हैं, अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं और एक बड़ा स्क्वायर ले लूं, ठीक है, तो दोनों स्क्वायर में हम सिमिलर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही शेप सेम है। ठीक है, फर्क किसमें है? फर्क सिर्फ इसके साइड्स में है। एंगल्स भी दोनों का सेम है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर चाहे कोई भी हो, एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ना। सिर्फ फर्क क्या होता है स्क्वायर में? साइड्स का। किसी स्क्वायर का साइड बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा। और यही हमारा दूसरा कंडीशन आ जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। तो जो भी आप शेप्स ले रहे हैं सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो तभी हम उसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल। जैसे कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अब हमको पता है अगर शेप दोनों सेम टाइप के हैं तो हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं, करेक्ट। बट यहां पे जब दूसरा कंडीशन आप देखेंगे तो उसमें क्या कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो हम उसको सिमिलर नहीं बोलेंगे। तो हमारा पहला कंडीशन तो हो गया यहाँ पे कि सेम टाइप ऑफ शेप्स होना चाहिए। तो सेम टाइप ऑफ शेप्स हैं, दोनों ही ट्राइंगल्स हैं। ओके, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हुए?
मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, और ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल भी सेम होना चाहिए, तभी हम इन दोनों शेप्स को सिमिलर बोल सकते हैं। अब यहां पे थर्ड कंडीशन आता है। थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने दो ट्रायंगल्स ले लिए यहां पे वापस से, ठीक है, और इस ट्रायंगल को मार्क कर देते हैं ए बी सी और इस ट्रायंगल को मार्क कर देते हैं पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें ए बी अपॉन ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड दिस शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। समझ गए? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैंने यहाँ पे ले लिया है और सारे रेशियो सेम होने चाहिए। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर शुड बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। समझ में आया? तो ये तीन कंडीशन है। वापस से हम रिपीट करेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि सेम शेप होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इन दी सेम रेशियो। ठीक है, अब ये तो हो गया सिमिलरिटी के बारे में। अगर ये सारी चीजें आपकी मिल जाती हैं तो आपका जो शेप है वो सिमिलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर सिमिलर शेप्स होने के लिए ये तीनों कंडीशंस मैंडेटरी हैं, तो क्या दो ट्रायंगल्स को हम जब सिमिलर बताएंगे तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तभी हम बता पाएंगे? नहीं। याद है याद है आपने कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था 9th क्लास में? ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको कोई भी तीन कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं, करेक्ट? या तो उसके दो साइड्स इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो, या फिर उसके तीनों साइड्स इक्वल हो, या तीनों एंगल इक्वल हो, करेक्ट? इस तरीके से 4 क्राइटेरिया होते थे। सिमिलरिटी में भी ऐसे ही क्राइटेरियाज हैं। तो क्राइटेरियाज के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दो थ्योरम स्टार्ट करेंगे। वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है 6.2 एक्सरसाइज करने के लिए। देन उसके बाद जब आप 6.3 के टॉपिक में आएंगे तब आपको क्राइटेरियाज के बारे में पता चलेगा। तो चलिए पहले थ्योरम देखते हैं। तो ये है थ्योरम 6.1 आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम फिगर देख के समझेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा तो बिलीव में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो लेट्स सी द फिगर। तो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस ट्राइंगल में अगर मैं एक पैरेलल लाइन बनाता हूं, कोई भी एक लाइन के कोई भी एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए मैंने BC के पैरेलल ये एक पैरेलल लाइन बनाया, ठीक है। इस पैरेलल लाइन को मैं नेम कर देता हूं सपोज L। तो L एक लाइन है जिसने BC के पैरेलल अपने आप को बना लिया है। अब ये जो लाइन है जो मैंने पैरेलल बनाया है BC के अकॉर्डिंग, ये लाइन इस ट्रायंगल के दो साइड्स को, मतलब AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? एक पॉइंट ये हो गया तो इसको हम मार्क कर देते हैं P, और एक पॉइंट ये हो गया, इसको हम मार्क कर देते हैं Q, ठीक है। तो P और Q वो पॉइंट्स हैं जहां पे ये पैरेलल लाइन L AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट? अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखिए थ्योरम में जो ये वाला पार्ट है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो साइड्स इंटरसेक्ट हो रही हैं ये L लाइन की वजह से, वो दोनों लाइन्स सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो सेम रेशियो का मतलब यही हुआ कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो प्रूफ क्या करना है? यहां पे हम लिख देते हैं टू प्रूव AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। अब क्योंकि ये थ्योरम है तो इसको प्रूफ करना भी जरूरी है और ये आपको आना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? हम PC और BQ को ज्वाइन कर देंगे। तो PC को हम ज्वाइन कर देते हैं और यहां से BQ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। साथ ही
हम परपेंडिकुलर बनाएंगे Q से AB पर। तो Q से AB पर अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं, मैं थोड़ा कलर इसका चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए और अच्छे से। तो Q से हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं AB पर, और सिमिलरली P से एक परपेंडिकुलर आपको बनाना है AC पर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर का साइन भी मार देता हूँ, मतलब लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। डॉन, जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे लिखते हैं QM एंड N। तो QM परपेंडिकुलर टू AB एंड PN परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है। साथ ही जॉइन BQ एंड CP, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो ट्राइंगल है APQ, इन ट्राइंगल APQ। अब APQ में हमने दो ऑल्टीट्यूड्स बनाए, मतलब दो परपेंडिकुलर्स बनाए हैं, QM एंड PN। तो परपेंडिकुलर्स अगर है तो उसको हम ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं ट्राइंगल का, राइट, या हाइट भी बोल सकते हैं। और हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ APQ का कितना हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस। तो हम AP ले लेते हैं बेस को। तो जब हम बेस को AP लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, QM, बराबर। अब हम देखेंगे कि जो ये ट्राइंगल है BPQ, देख सकते हैं आप, जो ये BPQ ट्राइंगल है इसमें भी परपेंडिकुलर हमको पता है QM, ठीक है। तो BPQ का हाइट क्या होगा, QM, और BPQ का बेस क्या होगा, PB। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू हाफ BP मल्टीप्लाइड बाय QM, करेक्ट। तो BPQ का भी तो ऑल्टीट्यूड QM होगा ना, हाइट, करेक्ट। अगर कोई ट्राइंगल इस तरीके का बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो उसका हाइट कैसा होता है, ऐसा बनता है, करेक्ट। तो सेम चीज, सेम टाइप का यहाँ पे बन रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है BPQ। तो BPQ का जो हाइट है वो QM होगा, ठीक है, और बेस क्या होगा, BP। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, BP इंटू QM। ओके, अब ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाला हमने इक्वेशन बनाया, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, इसका हम लेंगे रेशियो। तो जब आप इसका रेशियो लेंगे तो एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा हाफ AP मल्टीप्लाइड बाय QM अपॉन हाफ BP मल्टीप्लाइड बाय QM। तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया और QM कैंसिल हो गया, बच गया क्या, AP अपॉन BP। तो इसको हम मार्क कर देते हैं 3, ठीक है। तो एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ हमारा क्या आ गया, AP अपॉन BP, और इसको हमने 3 मार्क कर दिया है। सिमिलर चीज हम राइट साइड वाले ट्राइंगल में करेंगे अगेन। अब यहां पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ APQ। अब देखिए स्टार्टिंग में यहां पे अपने एरिया ऑफ APQ क्या लिया था, हाफ AP अपॉन AP इंटू QM, ठीक है। यहां पे आप दोबारा APQ का एरिया लेंगे, लेकिन इस बार AP इंटू QM नहीं लेंगे, इस बार हम क्या लेंगे, PN इंटू AQ। ये भी तो हम कर सकते हैं, करेक्ट। तो कोई भी ट्राइंगल में 3 ऑल्टीट्यूड्स बन सकते हैं, और 3 ऑल्टीट्यूड्स जो बनेंगे वो 3 अलग अलग वर्टिसेस से बनेंगे, और 3 अलग अलग वर्टिसेस से अगर आप ऑल्टीट्यूड बना रहे हैं तो उसके बेसिस भी उस अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ APQ में हमने AP लिया था बेस, तो AP बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा हम उसको हाइट मानते हैं। अब नेक्स्ट वाले में एरिया ऑफ APQ में हम हाफ बेस ले लेंगे AQ। तो अगर बेस AQ ले रहे हैं तो हाइट क्या बनेगा इसका, PN, ठीक है। तो AQ इंटू PN हो गया हमारा इसका एरिया APQ का। नेक्स्ट एरिया ऑफ CPQ। तो एरिया ऑफ CPQ क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय QC मल्टीप्लाइड बाय PN, करेक्ट। तो इसको हम 4th मार्क करेंगे और इसको हम 5th मार्क करेंगे, समझ गए। तो जो PQC है, PQC के जो हाइट है वो क्या है, PN, बराबर। तो PN अगर हाइट है और QC अगर इसका बेस है तो हम एरिया इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ इंटू QC इंटू PN। तो अगेन हम क्या करेंगे, 4th और 5th का रेशियो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ APQ
अपॉन एरिया ऑफ CPQ, करेक्ट, इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय AQ मल्टीप्लाइड बाय PN अपॉन हाफ मल्टीप्लाइड बाय QC मल्टीप्लाइड बाय PN। अब PN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो इक्वल टू आया AQ अपॉन QC। तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ। अब थर्ड यहां पे हमने निकाला था और ये आ गया हमारा सिक्स्थ, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को यूज करने वाले हैं। इन दोनों को कैसे यूज करेंगे, देखिए क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था। वो थ्योरम यह था कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल। तो दो ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं इन एरिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं ट्राइंगल BPQ और CPQ, ये दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस पे हैं PQ और बिटवीन सेम पैरेलल्स है PQ और BC। तो PQ और BC पैरेलल लाइंस थे और PQ सेम बेस है ट्राइंगल BPQ और CPQ के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ CPQ, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 3 and 6, तो 3 और 6 को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां पे अगर BPQ और CPQ सेम है तो हम APQ अपॉन BPQ इज इक्वल टू APQ अपॉन CPQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे तो एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APQ अपॉन एरिया ऑफ CPQ, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, करेक्ट। दोनों ही बराबर हो जाएंगे रेशियोज, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर ये दोनों रेशियो सेम है तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, करेक्ट। तो ये आप अब समझ चुके हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। टू प्रूफ हमारा यही था, यहाँ पे देख सकते हैं आप AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो AP अपॉन PB है तो BP को हम PB लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके आप लिख लो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको ये थ्योरम खुद से एक बार प्रूव करना है, खुद से एक बार ट्राई करना है इसको वेरीफाई करने का, एंड देन उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो अब हम आते हैं थ्योरम 6.2 पर। तो 6.1 हम कर चुके हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। 6.2 कुछ भी नहीं है, बस 6.1 जो आपने थ्योरम पढ़ा था उसी का उल्टा है, कॉन्वर्स है, ठीक है। तो 6.2 क्या कहता है आप अपने बुक पे देख सकते हैं या स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 6.2 कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट ऑपोजिट है जो भी आपने 6.1 में पढ़ा था थ्योरम। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे करना है, इसको हम प्रूफ करेंगे थोड़ा हाइपोथेसिस से, थोड़ा अजम्पशन से। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहां हम लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC एंड a line L dividing AB and AC at points P and Q, ठीक है। तो लाइन L हमको ड्रॉ करना है, तो हम यहां से ड्रॉ कर लेते हैं लाइन L, ठीक है। तो ये हो गया लाइन L, ठीक है। अभी जो L है ये P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को, ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये इस दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो ये हमको गिवन है, ठीक है। नाउ प्रूफ। तो प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि PQ जो है वो पैरेलल है BC के। तो हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट PQ इज नॉट पैरेलल टू BC। तो हम ये मान लेंगे कि PQ जो है वो पैरेलल नहीं है BC के, ठीक है।
चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि पी क्यू पैरेलल नहीं है बीसी के, तो कोई तो लाइन होगा जो बीसी के पैरेलल होगा। तो सपोज कि पी से हम एक और लाइन बना लेते हैं पी क्यू डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू डैश, ठीक है, ये वाला पॉइंट पी क्यू डैश। तो मान लेते हैं कि पी क्यू डैश जो है वो पैरेलल है बीसी के। तो यहां पे लिख देते हैं लेट पी क्यू डैश इज द पैरेलल लाइन टू बीसी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो पी क्यू डैश है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है भाई, मान लिया। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे ये करना है कि अगर पी क्यू डैश पैरेलल होगा बीसी का, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम, जो आपने थ्योरम में भी पढ़ा था, कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स और डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो हम यहां पे लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ डैश अपॉन Q डैश C, करेक्ट, यूजिंग थ्योरम 6.1। अच्छा, आपको कभी ये क्वेश्चन आता है तो आप थ्योरम 6.1 नहीं लिखेंगे, आपको ये थ्योरम मेंशन करना है तरीके से पूरा, ठीक है। ऐसा नहीं लिख सकते आप थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक है, तो वो आप ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने ये लिख दिया कि भाई जो AP है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ डैश अपॉन Q डैश C, बट इट इज ऑल्सो गिवन, बट AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC, दिस इज गिवन, ठीक है। अब हम इसको 1 मार्क कर देते हैं, इसको 2 मार्क कर देते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 AQ डैश अपॉन Q डैश C इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, करेक्ट, क्योंकि यहां पे दोनों में ही AP अपॉन PB और AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये AP है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, तो नेवर माइंड। नेक्स्ट, अब AQ डैश अपॉन Q डैश C इज इक्वल टू AQ अपॉन QC अगर है, तो अब क्या करेंगे हम इसमें एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो अगर बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ LHS और RHS में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो उससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, करेक्ट। तो अगर इक्वेशन है LHS और RHS, दोनों तरफ अगर सेम नंबर आप डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस AQ डैश अपॉन Q डैश C इज इक्वल टू 1 प्लस AQ अपॉन QC। इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा Q डैश C प्लस AQ डैश अपॉन Q डैश C इज इक्वल टू QC प्लस AQ अपॉन QC। तो अब मुझे ये बताओ कि Q डैश C प्लस AQ डैश कितना होगा। तो आप देख सकते हैं फिगर में Q डैश C प्लस AQ डैश होता है AC। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AC अपॉन Q डैश C इज इक्वल टू QC प्लस AQ कितना होता है, वापस आप यहाँ पे देख सकते हैं AQ प्लस QC इज अगेन AC, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AC अपॉन QC, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं दोनों ही न्यूमरेटर सेम हो गया है, ठीक है। अगर दोनों न्यूमरेटर्स सेम है तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन Q डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन QC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे QC, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए या दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो QC इज इक्वल टू Q डैश C। तो QC इक्वल टू Q डैश C का मतलब क्या हुआ कि QC इज इक्वल टू Q डैश C। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है Q और Q डैश, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। तो दिस प्रूव्स दैट Q डैश एंड Q कोइंसाइड्स ऑन द सेम पॉइंट Q and therefore PQ is parallel to BC, करेक्ट। तो अगर Q डैश और Q सेम ही पॉइंट है तो फिर PQ डैश इज इक्वल टू PQ हो जाएगा, करेक्ट। एंड दिस प्रूव्स दैट PQ इज पैरेलल टू BC। तो यहां पे हम फाइनल स्टेटमेंट अपना क्या लिखेंगे, दिस प्रूव्स
that q and q dash are coinciding points. Hence pq dash and pq are same. Therefore pq is parallel to bc. ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी सा थ्योरम है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट एक हाइपोथेसिस लेके आप स्टार्ट करते हो, एक एजम्पशन लेके स्टार्ट करते हो और आपका थ्योरम प्रूव हो जाता है। तो ये दो थ्योरम बहुत ज़रूरी है, इन दोनों थ्योरम्स को आपको अच्छे से प्रूव करना है और आपको ये दोनों थ्योरम्स आने भी चाहिए, इसी पे बेस्ड करके आपके क्वेश्चंस होंगे। अब एक चीज़ ध्यान दो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बुक का वो बहुत ईजी है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह है, तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ। आई होप वो थियोरेटिकल पार्ट है तो आप इजीली कर लेंगे। और उसके अलावा भी फिर भी आपको अगर आंसर देखना है तो आप एनसीईआरटी के पीछे देख सकते हैं, उसके आंसर्स मेंशन है फिल इन द ब्लैंक्स के। और बाकी तो आपको पता है topfirstcity.in जो हमारा वेबसाइट है, वहाँ से आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन आपको सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं देखना होता है गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही आंसर चेक करो, ठीक है।